हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें जो है मैं आज मेंटेनेंस की एक ऐसी गलती के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बहुत लोगों को पता ही नहीं, उनके केसेस में हो रखी है। अब ये गलती आपने नहीं की, आपकी वाइफ साइड ने की। आपको पता ही नहीं कि आपकी वाइफ ने ये गलती क्यों की और इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, ये मैं आज पूरी तरह समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, क्या होता है कि जब भी मेंटेनेंस का केस फाइल होता है वो सिर्फ आपसे मॉनेटरी बेनिफिट के लिए होता है। कमेंट कीजिए अगर मैं सही हूँ तो। सिर्फ पैसे के लिए, पैसा एक्सटॉर्ट करना है, उस वाइफ को आपके साथ रहना नहीं है। वाइफ को बस अब आपसे पैसा चाहिए, इसलिए मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर फाइल कर दिया जाता है। हर महीने एक गारंटीड जो है उसे मेंटेनेंस मिलती जाए, कुछ काम ना करना पड़े, ये उसका एक तरीके से लक्ष्य रहता है। अब ये मेंटेनेंस जो है, प्रॉब्लम ये है, ये अगर सपोज़ आप केस को डिले भी कर देते हो, चलो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपने डिले भी कर दिया, तो जब भी ये मेंटेनेंस फिक्स होगी आपको उसके एरियर्स तक देने पड़ जाते हैं। एरियर्स का मतलब जब से मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल हुई है तब से आपको पेमेंट करनी होगी मेंटेनेंस की। ये रजनीश वर्सेस नेहा में भी लिखा हुआ है। तो जब भी मेंटेनेंस का केस होता है उसके जो एरियर्स हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे, प्लस जो मंथली मेंटेनेंस है वो भी पे करना पड़ेगा। एक लौता मेंटेनेंस का केस ऐसा है जो आपका पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पूरी तरह ब्रेक कर देगा। कमेंट कीजिए अगर आप मुझसे सहमत है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा आपका फाइनेंशियल चीज़ें आपकी तहस नहस कर देगा एक लौता मेंटेनेंस का केस। तो मेंटेनेंस को कम रखना या ज़ीरो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं जो आज एक गलती बताने जा रहा हूँ जो वाइफ साइड कर चुकी है जब मेंटेनेंस केस फाइल करती है, उस गलती का कैसे आप एडवांटेज उठा सकते हैं। रियल केस स्टडीज़ भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा आर्टिकल भी चेक कर सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अभी आज भी एक क्लाइंट का फ़ोन आया था कि मेरी वाइफ जो है वो कमाती है पर उसने जो है अपनी मेंटेनेंस पिटीशन में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी उसने जो है डिस्क्राइब नहीं किया, उसने छुपा लिया सीधा सीधा। तो अब हम क्या करें, ये आज जो है एक क्वेश्चन मेरे पास आया था सुबह सुबह। तो मैंने जो है इसमें एक चीज़ एडवाइस की थी उन्हें कि देखिए ये चीज़ करिए जिससे आपको पूरा पूरा बेनिफिट हो। अब वो क्या चीज़ है, वो ये है कि उसका जो है पिटीशन फाइल हो गई, ठीक है, आप अपना रिप्लाई ज़रूर फाइल कीजिए। रिप्लाई में आप बस एक चीज़ लिख दीजिए कि वो कहाँ पे काम करती है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसका इनकम एफिडेविट आने दीजिए। रजनीश वर्सेस नेहा के हिसाब से इनकम एफिडेविट आ जाएगा। रजनीश वर्सेस नेहा के हिसाब से जो है उसे डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर पिटीशन में उसने लिखा है कि नहीं काम कर रही और इनकम एफिडेविट में भी ये लिख दिया कि वो नहीं कार्यरत है कहीं पे, तो एक तरीके से परजुरी उसने कमिट कर दी। पर आप सीधा सीधा 340 का केस नहीं डालेंगे, आप सीधा सीधा परजुरी का केस बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास एक एप्लीकेशन लगाने की अपॉर्चुनिटी है। वो एप्लीकेशन है सेक्शन 94 BNSS की। इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं से भी समन करा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपको RTI फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। RTI फाइल करके अगर आप इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो ऑथेंटिसिटी उसकी कोर्ट नहीं मानता है। कई केसेस में हुआ है कि ऑथेंटिसिटी नहीं मानते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है अगर आप इलीगल मीन से वो इन्फॉर्मेशन ले आते हैं तब भी कोर्ट नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी जेन्युइन है या नहीं है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि वाइफ साइड हमेशा उसकी जेन्युइनिटी पे क्वेश्चन कर देती है जब अगर ऐसी इलीगल मीन से आप इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो करेक्ट तरीका हमेशा सेक्शन 94 BNSS का है। ऐसे में आप उसके एम्प्लॉयर या फिर वाइफ से खुद भी कोर्ट पूछता है, क्वेश्चन करता है कि क्या आप कार्यरत हो, इस कंपनी में कार्यरत हो और कब से कार्यरत हो। अगर उसने स्टेटमेंट दे दी कि हाँ मैं कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे परजुरी बिल्कुल प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इनकम एफिडेविट में तो उसने लिखा हुआ था कि वो कार्यरत नहीं है और अब वो कह रही है कि वो कार्यरत है। तो यहाँ पे एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो यहाँ पे अब आप 340 इनिशिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा
कि आपकी जो मेंटेनेंस है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वाइफ साइड ने झूठ बोला कोर्ट के सामने कि वो कार्यरत नहीं है। ये झूठ बोल के पटिशन फाइल की कि उसे मेंटेनेंस चाहिए और वो कार्यरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती करती है वाइफ साइड मेंटेनेंस पाने के चक्कर में, कि वो जो है झूठ बोल देती है कोर्ट से कि वो एक्चुअली कार्यरत होती है, कुछ ना कुछ काम कर रही होती है और कोर्ट के समक्ष दिखा नहीं पाती। अब एक और चीज़ है, कई बार डायरेक्ट प्रूफ आपके पास अवेलेबल नहीं होता। आपने सेक्शन 94 तब लगाओगे अगर वाइफ जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है। कई बार वाइफ साइड जो है वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती, वो फ्रीलांसिंग में होती है, वो अपना काम कर रही होती है कुछ ना कुछ। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में देखिए, हमेशा जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस कोर्ट हमेशा मानता है। अगर आप सोशल मीडिया से प्रूफ ले आते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हो गई या फिर कुछ ऐसा मटेरियल जो वाइफ मार्केटिंग के लिए यूज़ करती है अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस के लिए, वो एक तरीके से कोर्ट एडमिसिबल मानता है। लिंक्डइन पोस्ट भी कोर्ट जो है मान लेता है, और कई बार प्रमोशनल जैसे वीडियोस हो गई वो भी कोर्ट मानता है कि उसने जो है प्रमोशन किया। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, नया ज़माना आ गया, तो जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीलांसिंग से भी काम ला सकते हैं। तो अगर ये सब एक्टिविटीज़ से अगर आप दिखा सकते हैं कि वाइफ साइड जो है फ्रीलांसिंग से कमा रही है और ये सब चीज़ें वो कर रही है फ्रीलांसिंग के लिए, वो मटेरियल भी एडमिसिबल होता है। इसमें डायरेक्ट प्रूफ जो है वो नहीं मिलता इनकम का, बट एक सर्कमस्टांसेस होता है। एक केस में हमने जो है दिखाया था कि वाइफ साइड ने कुछ डायरी में एंट्री करी हुई थी, कहीं से उसको पेमेंट आ रही थी, वही एंट्रीज उसके बैंक अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि वाइफ जो है कुछ फ्रीलांसिंग इनकम है। इवन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कई बार कुछ छोटा छोटा अमाउंट आता रहता है, तो वो आप दिखा सकते हैं कि एज अ फ्रीलांसिंग की इनकम जनरेट कर रही है वाइफ साइड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको देखना पड़ेगा। जब ये गलती होती है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसे ढंग से जो है कोर्ट के सामने प्रेजेंट करिए। अगर आप ये चीज़ें ढंग से कर देंगे तो आपकी मेंटेनेंस ज़ीरो होगी। ऐसी कई स्ट्रैटेजीज़ हमने इम्प्लीमेंट करी है और उसके लिए जो है केस स्टडी भी अवेलेबल है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। देखिए, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल कोर्ट में हमने जो है करा है, तभी मैं आपके सामने ये वीडियो बहुत रिस्पॉन्सिबली कर रहा हूँ। तो अगर आपका जो है आगे अगर आपको केस जो है करना है अपना, तो इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सारी ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी हमारी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।